चलिए रेडी हो जाइए, नोटबुक ओपन कर लीजिए। आज के सेशन की स्टार्ट होने वाली है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उत्तर दीजिएगा। जिसके 10 आनन है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। दशानन हो जाएगा, ये तो आसान है। दशानन किसको कहा गया? रावण को कहा गया। जिसके पंच यानी 5 आनन है, पंचानन किसको कहा गया? शंकर को। चतुरानन किसको कहा गया? ब्रह्मा को। षडानन किसको कहा गया? शंकर जी के पुत्र का क्या नाम था? कार्तिकेय। तो षडानन किसको कहा गया? आनन का मतलब मुख, चाहे कहे षडमुख या चतुर्मुख कहे तो ब्रह्मा, षडमुख कहे तो कार्तिकेय। तो मुख और आनन एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो दशानन किसका हो गया? रावण का हो गया। तो जिसके 10 आनन है वो क्या हो जाएगा? रावण। आनन का मतलब मुख। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बारिश की बूंदें रही हैं, बरस रही हैं, टपक रही हैं, गिर रही हैं या रिस रही हैं। यहां पर होगा, बताइएगा। बूंदें क्या करती है? टपकती हैं या गिरती हैं या रिसती हैं? टपकती हैं। तो बारिश की जो बूंदें हैं वो क्या है? टपक रही हैं। यहां पर बरस शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बादल बरस रहा है। अगर यहां पर होता बादल तो बरस सही हो जाता। तो बादल के लिए बरस शब्द सही होगा। बादल बरस रहा है या पानी बरस रहा है। और यहां पर रिसना किसके लिए आया है? जल। जल क्या है? रिसता है। बादल बरसता है, बूंद जो है वो टपकता है। तो यहाँ पर बूंद जो है वो टपक रही है, हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहीं पे बादल होता तो बरस रहा है, जल होता तो रिस रहा है। तो अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग शब्दों का चयन करना होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान है, मतलब सबका एक ही, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रेखांकित अंश आपका क्या है? पाया। अब इसकी जगह पर हम इन 4 शब्दों में से, विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही रख सकते हैं? तो कर्मचारी अपना वेतन नहीं दे पाया, या ले पाया, या कर पाया। ले पाया है ना। तो कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाए। तो आसान है। ऐसे आसान प्रश्न भी 4-5 रहेंगे आपके एग्जाम में, और जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। कर्मचारी वेतन देता नहीं बल्कि क्या करता है? लेता है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। यहां पर ध्यान से पढ़िएगा वाक्य को। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, इसमें किस भाग में त्रुटि है? पहला संतुष्ट, दूसरा है पिताजी मेरे, तीसरा है परीक्षा फल से, चौथा है नहीं हुए। हाँ, यहां पर देखिएगा, वाक्य पढ़ते समय आपको शब्द पर भी ध्यान देना होगा कि क्या शब्द की वर्तनी सही है या नहीं है। तो संतुष्ट शब्द जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। इसलिए आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तभी आप उत्तर का चयन करोगे। तो यहाँ पर टा होना चाहिए, बल्कि क्या लिखा हुआ है? ठा लिखा हुआ है ना। बाकी तो सही लग रहा है। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपे में आना। आपे में आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइएगा। होश में आना, या काबू में ना रहना, या बेहोश हो जाना, या बहुत गुस्से में आना। तो यहाँ आपे में आना, कहते नहीं हो आपे में आ जाओ, यानी होश में आ जाओ। तो पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे काबू में ना रहने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइएगा। काबू में ना रहना, आपे में ना रहना, इसका अर्थ क्या होगा? आपे में ना रहना या आपा खोना, है ना। तो आपे में ना रहना नोट कर लीजिएगा। सभी विकल्पों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सभी के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। काबू में ना रहने का मतलब आपे में ना रहना। इसके अलावा है बेहोश हो जाना, यानी क्या हो जाना? मूर्छित हो जाना। इसको क्या कह सकते हैं? मूर्छित हो जाना। नोट कर लीजिए, मूर्छित हो जाना। बहुत गुस्से में आना, इसका मतलब आग बबूला हो जाना। आग बबूला हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत गुस्से में आना। तो यहां पर भी नोट कर लीजिए,
आग बबूला हो जाना, इसका मतलब बहुत गुस्से में आना। तो चारों पता हो गया। होश में आपे में आने का मतलब होश में आना, आपे में ना रहना मतलब काबू में ना रहना, मूर्छित हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाना, और आग बबूला हो जाने का मतलब बहुत गुस्से में आना। क्लियर है सभी को? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। यहां पर एक शब्द दिया गया है आसक्त। आसक्त शब्द का विलोम बताना है। पहला विकल्प है विरक्त, दूसरा है विस्तृत, तीसरा है अनासक्त, चौथा है सक्त। इन चारों में आपको बताना है कि आसक्त शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए बताइएगा फटाफट। आसक्त का अनासक्त होगा। क्या होगा? अनासक्त होगा। अब यहां पर आपको बताना है विरक्त का क्या होगा। अगर पूछ ले एग्जाम में विरक्त का विलोम क्या होता है, तो विरक्त का क्या होता है बोलिएगा? अनुरक्त। क्या होता है? अनुरक्त। विस्तृत का अगर पूछ ले क्या होगा? विस्तृत का मतलब किसी भी चीज का जब बढ़ा चढ़ा वर्णन होता है, विस्तृत रूप में होता है, डिस्क्रिप्टिव, इसका क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। आसक्त का मतलब क्या होता है? आसक्त का मतलब लगा हुआ। किसी से आप जब प्रेम करते हो, लगे रहते हो, तो क्या कहलाता है? आसक्त। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनासक्त। क्लियर? विस्तृत आप जान ही गए। सक्त और आसक्त अगर देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द है। सक्त का मतलब भी वही होता है जो आसक्त का होता है। तो यहां पर पूछा क्या गया है? विलोम शब्द। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनासक्त, यानी जो लगा ना हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कोयल एक बार आ चुका है, लेकिन दूसरा शब्द आया था, कोकिल आया था। लेकिन यहां पर देखिए उस समय मैंने लिखवा भी दिया था कोयल के और भी पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा? बसंत दूत। बसंत दूत किसका पर्यायवाची है? कोयल का। और भी कोयल के क्या क्या पर्यायवाची मैंने नोट करवाया था, एक बार और नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। बसंत दूत, पिक, क्या कहते हैं? पिक, यहीं पर नोट कर दे रहे। और क्या कहते हैं? कोकिला। और क्या कहते हैं? कल घोष, नोट कर लीजिएगा, कल घोष, ये भी कोयल का पर्यायवाची है। इसके अलावा एक शब्द और है कोयल का पर्यायवाची, पूछा भी गया है, श्यामा। ये भी किसका पर्यायवाची है? कोयल का। तो बसंत दूत, कोकिला, पिक, कलघोष और श्यामा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कोयल के। तो यहाँ क्या हो गया? श्यामा, कलघोष, पिक और बसंत दूत, ये किसका पर्यायवाची हो गया? कोयल का। अब यहाँ पे एक शब्द है मुरारी। अब आपको बताना है मुरारी का पर्यायवाची क्या होगा। मुरारी आप सभी जानते हो, मुरारी किसको कहा गया? कृष्ण को कहा गया। अब इसके और भी बहुत सारे पर्यायवाची, जितना भी कृष्ण के नाम है वो सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? मुरारी के हो जाएंगे। कृष्ण को और क्या कहा गया? मुरारी। मुरारी का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है मुर और एक है अरि। अरि, आरी नहीं। मुर का मतलब शत्रु, मुर का मतलब राक्षस, और अरि का मतलब शत्रु। तो राक्षस का शत्रु कौन है? कृष्ण। घनश्याम, घनश्याम किसको कहा गया? कृष्ण को कहा गया। पीताम्बर, पीताम्बर किसको कहा गया? कृष्ण को कहा गया। और विष्णु को भी कहा गया है। तो यहाँ पर ये सभी किसके? मुरारी के पर्यायवाची हो जाएंगे। नोट करते रहा करिए, मैं बोलता हूं। अनंग, अनंग किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का। बिना अंग के है जो, अर्थात कौन? कामदेव। इन्हीं को कहा गया मनोज, मन में जन्म लेता है जो, और इन्हीं को कहा गया है मनसिज, मन में सृजित होता है जो। तो यहाँ पर मनोज और मनसिज अगर बात करें किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब कामदेव के पर्यायवाची है। और अनंग भी किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। अगला हम देखते हैं श्वान। श्वान किसका पर्यायवाची? आप सभी लोग जानते हो, किसको कहा गया श्वान? कुत्ता। किसको कहा जाता है? कुत्ता को। तो ये चारों पर्यायवाची आपके तैयार हो गए, अनंग, श्वान, बसंत दूत और मुरारी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नोट करते रहा करिए साथ में आप सभी लोग, ठीक है? दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। भी विलोम शब्द है स्वल्पायु। स्वल्पायु का विलोम क्या होगा? अल्पायु होगा, या दीर्घ होगा, या चिरायु होगा, या अवस्था होगा? स्वल्पायु, ध्यान से पढ़िएगा शब्द को। क्या होगा? चिरायु होगा। क्या होगा?
चिरायु होगा। दीर्घायु का अगर पूछता तो क्या हो जाता, अल्पायु हो जाता। दीर्घायु मतलब, दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ी, और अल्प का मतलब छोटा, आयु का मतलब आप जानते ही हो। तो दीर्घायु का अल्पायु होगा, स्वल्पायु का चिरायु होगा, लघु का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। अशुद्ध वर्तनी, पहला है ज्योतिषी, दूसरा है डार्धिची, तीसरा है ताज्जुब और चौथा है दशहरा। चलिए बताइएगा चारों में अशुद्ध वर्तनी किसकी है, बी। बी अगर गलत है तो आपको यह भी पता होना चाहिए इसका सही क्या होगा। क्या है सही, दधीचि। क्या सही है, दधीचि। देखिए महत्वपूर्ण है, क्यों, दधीचि कौन थे, दधीच एक ऋषि थे जिनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र नामक शस्त्र बनाया गया। कौन वज्र धारण किए होता है, इंद्र। तो इंद्र भगवान जो वज्र धारण किए होते हैं वो दधीच ऋषि के रीढ़ की हड्डी से बना हुआ शस्त्र है। समझ में आई बात। और इसीलिए इंद्र को क्या कहा गया है, वज्रधर, वज्र को धारण करता है जो। तो दधीच इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर, बाकी सारे सही हैं। अब वर्तनी की दृष्टि से और भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। कुछ शब्द मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप लोग नोट करिएगा। देखिए कभी कभी वर्तनी संबंधी प्रश्न में सवाल आता है किससे, संधि संबंधी अशुद्धि से। किससे, संधि। बहुत सारे शब्द होते हैं जो संधि से बनते हैं और बहुत सारे शब्द होते हैं जो समास से बनते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हलंत संबंधी अशुद्धि होती है। तो संधि संबंधी अशुद्धि से बहुत सारे शब्द इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। जैसे एक शब्द है अक्षौहिणी। क्या है, अक्षौहिणी। तो इसकी सही वर्तनी कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर मैं सही वर्तनी वाला शब्द लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अक्षौहिणी होता है, अक्ष प्लस उहिनी से मिलकर बनता है, लेकिन एक्सेप्शन है औ के रूप में आ प्लस उ बराबर ओ बनता है, लेकिन यहाँ पर औ बन रहा है, इसमें गुण संधि है। ठीक है, एक्सेप्शन में आता है ये। इसके साथ साथ आप देखेंगे आप सभी लोग ज्यादातर उपरोक्त लिख देते हैं। उपरोक्त, उपरोक्त गलत लिखा जाता है, बल्कि होना क्या चाहिए, उपर्युक्त होता है। इसमें भी कौन सी संधि है, उपर्युक्त। मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है। उपर्युक्त में अगर देखा जाए तो ऊपरी प्लस उक्त से मिलकर बना है। ई प्लस उ बराबर क्या मिलता है, यू। यहां पर यण संधि होगा। तो यहां पर अगर आप उपरोक्त लिखते हो तो संधि संबंधी अशुद्धि हो जाती है। क्या सही है, उपर्युक्त सही है। मार्कर बहुत दिक्कत कर रहा है। पुराना हो गया चलिए आगे अगर बात करें, एक शब्द और है। जैसे आप लिख देते हो कभी कभी गत्यावरोध, लेकिन सही क्या है, गत्यवरोध है। सही क्या है, गत्यवरोध है। गति प्लस अवरोध से मिलकर बना है। यहां पर आप ध्यान देंगे ई प्लस आ बराबर या, गति प्लस अवरोध से मिलकर बना है, गत्यवरोध। नोट कर लीजिएगा, ई प्लस यण संधि इसमें भी है। इसके अलावा और भी बहुत शब्द हैं। जैसे आप लिखते हो दुरावस्था, आप बोल देते हो दुरावस्था, वो गलत हो जाता है, बल्कि है क्या, दुरावस्था है। दुह प्लस अवस्था, यहाँ पर विसर्ग संधि है, तो नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दुरावस्था ये ऐसे लिखा जाता है, दुरावस्था हम लोग लिख देते हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। इसके बाद आप देखेंगे एक शब्द है पयोपान। हम लोग पयोपान लिख देते हैं, गलत हो जाता है। शुद्ध क्या है, पयःपान है। क्या है, पयःपान। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसके अलावा एक शब्द है भास्कर। ये पूछा भी गया है, हम लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि भास्कर में कौन सा सा होगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि भास्कर शब्द जब कभी भी लिखिएगा तो वहाँ पर दंत सा लगेगा, यानी जिसको आप लोग छोटा सा कहते हो। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ और भी शब्द है जो संधि की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे एक है सदोपदेश, हम लोग लिख देते हैं, है क्या सही, सदुपदेश है। क्या है, सदुपदेश। ये भी नोट कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे शब्दों पर अभ्यास करवा देंगे आपके। एक बार कमरे पे जाके सब सारे शब्दों को एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक। तो ये संधि संबंधी कुछ अशुद्ध शब्द थे,
जो सही रूप में कैसे लिखे जाते हैं वो मैंने आपको बताए। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में हमेशा हलंत लगा होता है और हम लोग जल्दबाजी में हलंत नहीं लगाते, एग्जाम में वो प्रश्न क्या होता है, गलत हो जाता है। तो चलिए हलंत संबंधी अशुद्धि वाले, इसको हो गया ना, ये देख लेते हैं। जैसे आप देखते हो लिखा होता है बुद्धिमान, है ना, बुद्धिमान। अब बुद्धिमान शब्द जब लिखिएगा तो लास्ट में ना फिर क्या लगेगा, हलंत लगेगा। जैसे आप लिखते हो अर्थात, क्या लिखते हो, अर्थात। अर्थात जब कभी भी लिखिएगा तो लास्ट में क्या लगा देना है, हलंत लगा देना, नोट कर लीजिएगा। जैसे आप लिखते हो आयुष्मान, आयुष्मान कार्ड वार्ड आता है, लिखा रहता है ना, तो आयुष्मान जब कभी भी लिखा होगा तो आप देखेंगे लास्ट में ना पर क्या लगा होगा, हलंत लगा होगा, है ना। ऐसे आप लिखते हो जब परिषद, 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 नगर पालिका परिषद पढ़े हो ना, तो परिषद में दा पर क्या होगा, लास्ट में हलंत लगा होगा। कभी भी लिखा जाएगा तो हलंत के साथ होगा। ऐसे आप लिखते हो साक्षात, तो साक्षात्कार नहीं साक्षात, तो इसमें भी ता पर क्या लगा होगा, हलंत लगा होगा। जैसे आप लिखते हो श्रीमान, तो श्रीमान जब लिखते हो तो ना पर क्या लगा होता है, हलंत लगा होता है। अगर हलंत ना लगा हो तो इसका मतलब वर्तनी क्या है, गलत है। ठीक, तो ये सारे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक, अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पढ़िएगा। दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। देखिए वाक्य दिया है, अगर कोई त्रुटि है तीनों में तो चुनना है, अगर नहीं है तो बी विकल्प चुनना है। रमा देवी एक विद्वान महिला थी, इसमें अगर त्रुटि है तो बताइए किसमें है, अगर नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। क्या सही होगा, विद्वान नहीं होती। हाँ, महिला है तो विद्वान नहीं होगी, पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो एक विद्वान है ये क्या है, इसमें त्रुटि है, तो पहला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए सही क्या होगा तो ये भी तो जानना है। यहाँ पर स्त्री के लिए विद्वान की जगह क्या आता है, विदुषी आता है, विदुषी होती है ना कि विद्वान। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी, तो यहाँ पर विदुषी हो जाएगा, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा। सही कर लीजिए, है ना, लिख लो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी। ठीक हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए ठीक शब्द बताइए क्या होगा। ठीक परिणाम देने वाला सुखांत या सुखदाई या फलदाई या फलक, क्या होगा ठीक परिणाम देने वाला। चलिए सही उत्तर का चयन कीजिए। फलदाई या सुखदाई या फलक या सुखांत, चलिए बताइएगा। फलदाई होगा, है ना, तो सी आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर। अब यहां पर देखिए सुखदाई, सुखदाई सुख देने वाला, सुखांत सुखद जब अंत हो, सुख का अंत नहीं, सुख, सुख का अंत नहीं होगा सुखांत, उल्टा खाए कर दे रहे हैं आप लोग। सुखांत का मतलब जब अंत में क्या हो, सुख हो, यानी कोई काम करो तो उसके लास्ट में सुख हो, सुख मिले, तो क्या कहता है, यानी अंत जो होगा वो सुखी सुखी हुआ है। दुखांत का मतलब जब अंत दुखद हो, सुखांत का मतलब जब अंत सुखद हो, है ना। और एक है फलक, फलक किसको कहते हैं, फलक कहते हैं सतह को। और क्या कहते हैं फलक को, पटल, पटल भी तो कह सकते हो, हिंदी वर्ड है पटल। ठीक, तो ये चारों आपको तैयार हो गए। सुखद अंत सुखांत, ठीक परिणाम देने वाला फलदायी, सुख देने वाला सुखदायी, हो गया। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से एक सवाल 100% आएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम नोट करा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक है, देखिए कभी कभी पूछता है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ऐसा पूछता है ना, या वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो। कंफ्यूजन होता है ना, आने वाला हो का मतलब अभी आया नहीं है,
लेकिन एक है आ गया है यानी आ चुका है, तो दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो नोट करिएगा, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? आगत पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत पतिका कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, परदेश से लौटा हो यानी लौट आया हो तो क्या कहते हैं? आगत पतिका कहते हैं। अगर प्रदेश से आने वाला हो, अगला लिख लीजिएगा, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, प्रदेश से आने वाला हो, उसको कहते हैं आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका। नोट कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग शब्द हैं। आगत पतिका का मतलब आने वाला हो, लौटा हो, और आगमिष्यत पतिका का मतलब आने वाला हो। ठीक। और एक बहुत ही कंफ्यूज करता है, देखिए मैं ऐसे ऐसे बिंदुओं को बताऊंगा जो आपके मन में कंफ्यूजन रहता है, पढ़ने के बावजूद भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक होता है जानने की इच्छा, एक होता है जीतने की इच्छा। ऐसा पूछा जाता है ना? जी सर। पूछा जाता है ना, जीतने का इच्छुक, ऐसे आता है। तो लिख लीजिएगा, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? नोट कर लीजिएगा, जिज्ञासा। क्या कहते हैं? जिज्ञासा। अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जानने का इच्छुक। देखिए इच्छा और इच्छुक अलग अलग शब्द हैं और दोनों के अलग अलग शब्द बनेंगे। जानने की का इच्छुक, अब यहां पर जिज्ञासा था, यहां पर जिज्ञासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। नोट कर लीजिएगा, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक सवाल आ गया एक लेक्चर से ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके सफलता के लिए। हाँ, जिज्ञासु। ठीक। अगला लिखिए, जीवित रहने की इच्छा। जीवित रहने की इच्छा, जिजीविषा। वेरी गुड। क्या होता है? जिजीविषा। सही लिखिएगा, इसलिए मैं नोट कर दे रहा हूं। जिजीविषा ये किसका है? जीवित रहने की इच्छा। अगला लिख लीजिएगा, जीतने की इच्छा रखने वाला। जीतने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? जिगीषु। जिगीषु। सब एक ही तरह लग रहे हैं कि नहीं? अब इसको कमरे पे एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में होगा। मैं लिखवा दिया हूं, बता दिया हूं, सुन लियो, कमरे प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि एक ही तरह जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु एक ही तरह लग रहा है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं करोगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे शब्द हैं, नोट कर लीजिएगा। जो जो महत्वपूर्ण हमको लग रहे हैं वो मैं आपको नोट कराए दे रहा हूं। जो छाती के बल चलता हो उसे क्या कहते हैं? जो छाती के बल चलता हो उसे क्या कहते हैं? नोट कर लीजिएगा, उसको कहते हैं सर्प। क्या? आसान है कि नहीं? लेकिन जानोगे तभी ना आसान लगेगा। इसी को एक शब्द और कहते हैं, उरग। 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 नोट कर लीजिएगा, जो छाती के बल चलता हो। ठीक। अब लिखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण, जैसे आप देखते हो पर्वत है, एक पर्वत के नीचे की समतल भूमि होती है और एक यहां पर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है। तो दोनों के बारे में पूछा जाता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं और पर्वत के नीचे की, तो दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखिए, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, और एक लिखिए पर्वत के नीचे की समतल भूमि। तो ऊपर वाले को कहते हैं आदित्यका। क्या कहते हैं? आदित्यका। भूलिएगा मत, मैं पूछूंगा कल। और नीचे वाले को कहते हैं उपत्यका। कंफ्यूजन बहुत होता है, अगर आप चित्र बना के लिख दोगे तो याद हो जाएगा। आदित्यका और उपत्यका। क्लियर? ऊपर वाले के समतल भूमि को आदित्यका, नीचे के समतल भूमि को उपत्यका। क्लियर? अच्छा, अगर पूछ ले कम वर्षा को क्या कहते हैं? वर्षा को वृष्टि कहते हैं और कम मतलब अल्प, तो कम वर्षा को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? अल्प वृष्टि।
लिख लो, पूछा गया है। बिल्कुल भी वर्षा का ना होना, बिल्कुल भी वर्षा ना हो तो क्या कहेंगे उसको? अनावृष्टि। अनुपसर्ग लग गया ना, अनावृष्टि, यानी बिल्कुल भी वर्षा ना होना। और ज्यादा वर्षा होना, अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। तो आप अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे, वृष्टि का मतलब वर्षा, अति का मतलब अधिक, तो जब अधिक वर्षा के लिए पूछा जाएगा तो अतिवृष्टि हो जाएगा, और जब कम वर्षा के लिए पूछा जाएगा तो अल्पवृष्टि हो जाएगा। बिल्कुल वर्षा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए। चले अब अगले प्रश्न की ओर, काफी हो गया इससे। ऐसे डेली नोट करवा देंगे तो बहुत सारे प्रश्नों पर अभ्यास हो जाएगा। हमारा मकसद ये नहीं कि बस जो प्रश्न मैं लाया हूं उसका उत्तर बता दूं। अधिक वर्षा क्या बताया सर? अतिवृष्टि नहीं? अतिवृष्टि, अति। अब केवल अगर आपको उत्तर बता दे प्रश्न का तो उससे कोई भी हल निकलने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप उससे संबंधित और भी 10-5 क्वेश्चन पा जाते हो, एग्जाम में अगर फंस गया तो आप जो क्वेश्चन यहाँ बताया गया वो तो कर ही लोगे, है ना। जो लेक्चर आपने सुना याद आ जाएगा। और एक एक पॉइंट का बहुत महत्व होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं दशमलव कुछ नंबर से रुक जाता है सिलेक्शन, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर एक प्रश्न का अपना अपना महत्व है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक या अपेय या वैतनिक या भुगतान विहीन? अवैतनिक। वेरी गुड। अब अगर वैतनिक का बात करें तो क्या होगा? वैतनिक मतलब वेतन से, वेतन से इसका उल्टा हो जाएगा, काम करने वाला। अपेय, पे का मतलब पीने वाला, पीने योग्य, जो पीने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अपेय कहेंगे। भुगतान विहीन तो जानते हो, भुगतान विहीन का मतलब ना होना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नलिन किसका पर्यायवाची है? नलिन बता चुका हूं मैं, किसका है? कमल का। अब कमल के और भी पर्यायवाची मैंने कल ही बताए थे। अगर पानी का पर्यायवाची याद है, जा जोड़ दीजिए तो कमल बन जाता है जलज, नीरज, अंबुज, तोयज, है ना। और इसके साथ साथ और भी है, जैसे इंदिवर, राजीव, पद्म, अरविंद, ये सब किसका पर्यायवाची है? कमल का। लेकिन कपड़ा का पर्यायवाची नोट कर लीजिए, कपड़ा का नहीं लिखवाए हैं। कपड़ा का तत्सम करपट होता है। कपड़ा को और क्या क्या कहते हैं बताइएगा? वस्त्र कहते हैं, चीर कहते हैं, है ना। नोट करिएगा। वसन, परिधान, पट। वसन, परिधान, पट, ये सब किसका पर्यायवाची है? कपड़े का पर्यायवाची। अगला शब्द क्या है? जल। तो जल का पर्यायवाची कई बार हो चुका है। स्वर्ग, स्वर्ग का देवलोक, नोट कर लीजिए। सूर्यलोक, सुर माने देवता, देव माने देवता, सूर्यलोक, देवलोक, दिव, दिव, है ना। ये सब किसका पर्यायवाची है? स्वर्ग का। नोट हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है? संकट में डालना होगा, या बाधा दूर होना होगा, या बेचैन होना होगा, या अड़चने पैदा करना होगा। प्रश्न है कांटों पर लौटना, चारों में बताइए। बेचैन होना। वेरी गुड। कांटों पर लौटना का मतलब बेचैन होना। जब बेचैनी होती है तो आदमी ऐसे ही लौटता है, इधर उधर करोड़ बदलता है। मान लो कांटों पर लौट रहा हो, है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी जो है, अब बताइए। अड़चने पैदा करना, सीधा नहीं, इसका मुहावरा बताना है। किसका अर्थ है? किस मुहावरे का अर्थ है बताइएगा? अड़चने पैदा करना। चलिए मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं। नहीं, उसका मुहावरा बताना है। देखिए, ये जैसे मुहावरा है, इसका ये अर्थ है। किस मुहावरे का अर्थ है ये बताना है। बाधा दूर होना किसका होगा? बाधा दूर होना किसका होगा? किस मुहावरे का अर्थ है बाधा दूर होना? कांटा दूर होना। कांटा दूर होना, बाधा दूर होना होगा नहीं। कहते नहीं मेरे रास्ते का वो कांटा है, यानी रुकावट है, बाधा है। और जब कांटा दूर हो जाए इसका मतलब क्या हो गया? बाधा दूर होना। तो अगर बाधा दूर होना किस मुहावरे का अर्थ है तो क्या बता दोगे? कांटा दूर होना। हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन मिलेगा तो आप लगा दोगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी जानिए कि बिना ऑप्शन के भी अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
जो रेखांकित अंश है उसको प्रतिस्थापित करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, गाने का कसरत कर रहा हूँ, कसरत कर रहा हूँ की जगह हम इन चारों में से क्या रख सकते हैं? अभ्यास कर रहा हूँ, तो ये सही हो जाएगा। गाने का क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है। व्यायाम तो किया नहीं जाता है गाने का। नहीं, कसरत व्यायाम ही है। हाँ चलिए, बात नहीं। अगला प्रश्न गद्यांश है। बताना है नीचे दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसको सबल बनाने के लिए? यहां पर दिया गया हृदय, शरीर, परिवार या काम? शरीर को। तो यहां पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? शरीर। ठीक। शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित क्या करना चाहिए? व्यायाम, भाषण, खाना या सोना? ए व्यायाम कि सोना कि रोना? रोने से क्या शरीर सबल बनेगा? तो शरीर को सबल बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। करते हो कि नहीं? हाँ, डेली सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए। वॉक में ही पेश करते हैं सर। ठीक है, वॉक करो, दौड़ो, बहरहाल कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क होना चाहिए। अब आगे आइए। सुंदर वेशभूषा या कार्य या व्यवहार या स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना। किसके लिए? स्वास्थ्य। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य जो शब्द लिखा है खाली आप पढ़कर चल दोगे, लेकिन आपको देखना है वर्तनी। ये पूछा गया है कैसे है? ये शुद्ध वर्तनी है। एक शब्द है स्वस्थ। अगर आप स्वस्थ लिखते हो तो यहां पर सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं, आधा सा वा आधा सा और था लिख देते हो तो ये सही हो जाता है, स्वस्थ। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य लिखते हो तो सा और था दोनों क्या होंगे? आधा होंगे। समझ में आई बात? हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो स्वास्थ्य बहुत दिक्कत कर रहा है हमारे। स्वस्थ, ये स्वस्थ होगा ना। अब देखो जहां मिटलने को वहां लिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए ना। आगे चलिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें खेलना, चलना, दौड़ना, कूदना और क्या चाहिए? टहलना चाहिए। क्या हो जाएगा? टहलना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? टहलना। फिर आगे है अतएव हम सभी को विद्यालयों में होने वाले खेलों में भाग लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खेलो, ए हो जाएगा। आसान है। अब एक बार फिर से भर देते। सबसे पहले क्या था? किसको सबल बनाने के लिए? शरीर को। याद हो गया ना। हमें नियमित क्या आया था? व्यायाम करना चाहिए। रुक जाओ। सुंदर स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा, स्वास्थ्य। अगर गड़बड़ कर दोगे तो स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो जाएगा। हमें खेलना, दौड़ना, चलना और कूदना और टहलना चाहिए। याद हो गया सारा? वेरी गुड। अतएव हम सभी को विद्यालयों में होने वाले किसमें? खेलों में भाग लेना चाहिए। ठीक है। तो ये जो वर्तनी वाली बात है ना, ये वाक्य शुद्धि में भी आता है। क्योंकि वाक्य में अगर कोई शब्द त्रुटि है, त्रुटिपूर्ण है, तो वाक्य सही नहीं है। शब्द में अगर त्रुटि है तब तो ठीक है, लेकिन वाक्य में भी आपको यह ध्यान देना होगा पहले कि सभी शब्द सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो मैंने कुछ आपको लिखवाए हैं आज। जो शब्द मैंने नोट करवाए उसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें समास संबंधी अशुद्धि होती है। दो चार शब्द और लिख लीजिएगा। यहां से आप सवाल पढ़ेंगे तो कई जगह पर काम आएगा। जैसे आप लिखते हो, देखिए मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं। जैसे आप लिखते हो निर्दयी। क्या लिखते हो? निर्दयी। क्या ये सही है? बोलिए। निर्दयी शब्द सही है? दूसरा देखिए, मैं अभी पूछ रहा हूं
जैसे एक शब्द लिखा है प्राणी वृंद, जैसे एक शब्द लिखा है विद्यार्थीगण। कोई जरूरी नहीं कि हम गलत लिखें, बस आपको ध्यान देना होगा। अब बताइए तीनों शब्दों में कौन सा शब्द सही है और कौन सा गलत है, किसकी वर्तनी सही है किसकी गलत है, बताइए फटाफट। एक और लिख दे। इस समय योगी जी का राज चल रहा है, बताइए चारों में किसका वर्तनी सही है किसका सही नहीं है, बताइएगा। चारों गलत है, चारों क्या है गलत है। गलती क्या है, यहाँ पर जो निर्दयी शब्द लिखा है इसमें निर्दय होना चाहिए। पहले कोई बच्चे ने सही बताया था, निर्दय शब्द क्या है सही है। दूसरा जो प्राणी वृंद लिखा है, अगर केवल प्राणी लिखोगे केवल प्राणी तो यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा होगी, लेकिन जब इसके पूरे समुदाय का बोध कराने के लिए शब्द जोड़ दिया जाए, वृंद जोड़ दिया जाए, गण जोड़ दिया जाए, बहुवचन बनाया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है, तो ये हो जाएगा प्राणी वृंद। क्या हो जाएगा प्राणी वृंद। जैसे विद्यार्थी गण है तो विद्यार्थी में तो दीर्घ ई की मात्रा होगी, लेकिन गण शब्द जुड़ गया तो दीर्घ ई की मात्रा किस में बदल जाएगी, ह्रस्व ई में बदल जाएगी, तो शब्द क्या हो जाएगा विद्यार्थी गण। समझ में आई बात। जैसे योगी राज है, योगी राज होता है, क्या होता है योगी राज। एक मैंने बताया था साधु नहीं होता है, साधु। और योगी केवल लिखोगे तो बड़ी की मात्रा होगी, है ना। जैसे मैंने बताया था आपको कल मंत्री, तो मंत्री जब आप लिखोगे तो दीर्घ की मात्रा होगी, लेकिन जब इसके साथ पूरे समुदाय का बोध होने लगेगा, आप मंत्री परिषद लिखो या मंत्रिमंडल लिखो, तो उसमें त्रा पर कौन सी मात्रा आ जाएगी, दीर्घ ई की जगह ह्रस्व ई की मात्रा आ जाएगी, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सारे बिंदु आपको आने चाहिए, है ना। चलिए, और मैंने जो आपको कल बताया था कोड वाला याद है, चलिए बताइए। यहाँ पर नॉर्थ है उत्तर, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पूरब और यहाँ पर पश्चिम, यही तो है। अब अगर पूछ ले इन दोनों के बीच का कोड क्या कहलाता है, ईशान। किसका किसका है, उत्तर और पूरब और उत्तर। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, अग्निकोण। वेरी गुड। अगर बना के याद करोगे ना, एग्जाम में भूल भी जाओगे तो ये ड्राफ्टिंग याद रहेगी, आप कर लोगे। ऐसे रट लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और इन दोनों के बीच, दक्षिण और पश्चिम के बीच नैऋत्य, नैऋत्य है ना। और यहाँ पर वायव्य। क्लियर है। तो ये था आज का हिंदी का सेशन। फिर मिलते हैं कल, ठीक है। कल कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जो भी हम एक्स्ट्रा नोट कराया करें वो ज़रूर पढ़ा करिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही है तो लाखों शब्द, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उसको मैं छांट के लाता हूँ कि ताकि आपके एग्ज़ाम में वह काम आ सके। चलिए, जय हिंद, जय हिंदी।